हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रित्याज एम्पायर में। और हम लोग नेट जेआरएफ का फर्स्ट पेपर कवर कर रहे थे। 2023 के सारे पेपर्स हम लोग कवर कर रहे थे। और दोस्तों, आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, 6 दिसंबर से जो हमारे यूजीसी नेट के एग्ज़ाम्स शुरू हैं, उनकी एग्ज़ाम सिटी सभी की आ गई है। तो जिन लोगों ने भी चेक नहीं किए वो लोग जाके चेक कर लें कि किसका एग्ज़ाम कहाँ पे है। और कुछ लोगों ने अगर डेट भी नहीं चेक की कि उनका किस डेट को एग्ज़ाम है, तो वो लोग वो भी चेक कर लें। और स्टार्ट 6 दिसंबर से हैं, तो हमारी कोशिश रहेगी कि 6 दिसंबर तक 2023 के जितने भी फर्स्ट पेपर रहे हैं वो सारे हम लोग कवर कर लें, ताकि इससे हमारा फास्ट रिवीजन भी हो जाए और हम पेपर पैटर्न को अच्छे से समझ लें और किस टाइप के क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं उनका भी हमारा रिवीजन हो जाएगा। और ये इसकी मैंने पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है दोस्तों, तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके ये सारी वीडियोस एक एक करके सब देख सकते हैं। और इसमें मैं व्याख्या सहित समझाऊंगी, ताकि जितने भी की पॉइंट्स हैं, हमारे 4 ऑप्शंस के जितने भी इम्पोर्टेंट की पॉइंट्स बनते हैं, वो सारे आपको अच्छे से रिवाइज हो जाएं। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसमें अपना थोड़ा सा सपोर्ट भी दिखाते चलिए और इसको लाइक सब्सक्राइब भी करते चलिए। चलिए लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग डीआई सॉल्व करेंगे। निम्नलिखित तालिका में वर्ष 2017 से 2021 के दौरान 3 विद्यालयों ए, बी और सी में नामांकित बालिकाओं की संख्या प्रदर्शित है। तालिका में दिए गए आंकड़े के आधार पर प्रश्न का उत्तर दीजिए। जैसे कि दोस्तों, मैं आप लोगों को पहले भी बता चुकी हूँ कि मैं इसमें लिख के मैथ के क्वेश्चन सॉल्व नहीं करा सकती हूँ, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ बोल के आपको जितने ईजिली क्वेश्चन समझा सकूँ, मेथड समझा सकूँ, आप लोग जितने अच्छे से मैं आपको समझा सकती हूँ वो मैं कोशिश करती हूँ। सबसे पहले हमारी ये डीआई दी गई है। इस सारणी से ही हमारे 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला है, जैसे 5 ईयर दिए गए हैं, उसके बाद इन विद्यालयों में बालिकाओं का नामांकन ए, बी, सी में। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वर्ष 2020 में विद्यालय सी में नामांकित बालिकाओं की संख्या और उसी वर्ष में विद्यालय ए और बी में नामांकित कुल बालिकाओं की संख्या के बीच का अनुपात। तो दोस्तों, मैं पहले भी जैसे बता चुकी हूँ कि क्वेश्चन में हमको अपना कोई मेथड नहीं यूज़ करना, कोई फॉर्मूला नहीं यूज़ करना है। जो कॉम्पिटिटिव लेवल मैथ होती है उसमें हम कोशिश करेंगे जितनी भी शॉर्ट ट्रिक से क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है वो करेंगे, क्योंकि अभी हम लोग हाई स्कूल इंटर में नहीं है कि हम लोग एक एक फार्मूला को रट्टा मार के याद रख सकें। तो हमें यहाँ फार्मूलाज कम याद करने हैं, ट्रिक्स ज़्यादा समझ के चलनी है। तो इसमें जो जो पूछा जाएगा, सिर्फ मैथ और रीजनिंग में सबसे पहली चीज़ आपको यही समझनी है कि जो भी क्वेश्चन बोलता है हमको सिर्फ वही फॉलो करना है, एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, वर्ष 2020 में विद्यालय सी, तो विद्यालय सी की तरफ आते हैं हम लोग। 2020 का विद्यालय सी में कितना है, 200 है, हमने 200 लिखा। उसके बाद नामांकित बालिकाओं की संख्या 200 है, और उसी वर्ष में विद्यालय ए और बी 2020 में ए और बी की संख्या कितनी है, एक में है, ए में है 250 और बी में है 300। तो इनको हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। और हम लोग चाहें तो सीधे भी अनुपात में लिख सकते हैं, हमें इसमें ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है। तो 300 और 250 को जोड़ देंगे तो 550 हो जाएगा, 550। अब इसको हम आपस में कट कर लेंगे, जैसे कि 200 है और 550 है, तो इसका 0 0 कट गया। उसके बाद एक तरफ 20 बचा है और एक तरफ 5 बचा है। तो अगर हम लोग देखें तो ये 5 से दोनों डिवाइड हो रहे हैं, तो 5 चौको 20 और यहाँ 11 पचे 55, तो 4:11 आ जाएगा। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, हमें कुछ भी ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है, वर्ष 2021 और वर्ष 2017 में नामांकित बालिकाओं की संख्या के बीच न्यूनतम अंतर किस विद्यालय में है। तो क्वेश्चन देख के फिर हम लोग अपनी सारणी की तरफ बढ़ेंगे। वर्ष 2021 और वर्ष 2017 में देखिए, वर्ष 2021 ये है और उसके बाद वर्ष 2017
इन दोनों की आप लोग सारणी को अच्छे से देख लें। और उसके बाद क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, बालिकाओं की संख्या के बीच न्यूनतम अंतर किस विद्यालय में है। तो दोस्तों हम लोग ऐसे देख सकते हैं, जैसे ए में ये क्वेश्चन में सीधे सीधे ये पूछ रहा है कि जैसे 2017 में ए में 200 बालिकाएं हैं और 2021 में 300 हैं, तो इन दोनों के बीच अंतर कितने का है, 100 का है। और दूसरे बी में भी सेम हमें करना है, जैसे 2017 में बी में कितनी है, 150, और 2021 में बी में कितनी है, 250, तो इसमें भी अंतर कितने का है, 100 का है। इसमें हमें मिनिमम अंतर पूछा गया है। क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं, मिनिमम अंतर, हाँ मिनिमम अंतर पूछा गया है। और सी में देख लेते हैं दोस्तों, तो सी में 2021 में कितनी है, 275, और सी 2017 में 100। तो अगर मिनिमम अंतर देखा जाए तो हमारा ए और बी में बराबर है, 100-100, तो हमारा आंसर होगा ए और बी दोनों में, क्योंकि अगर एक भी इन दोनों में कम या ज़्यादा होता तो हम एक को बोल सकते थे, लेकिन इसमें दोनों बराबर हैं, तो हमारा ए और बी हो जाएगा। तो इसका आंसर देख लेते हैं इसमें दोस्तों, डी ऑप्शन सही होगा, विद्यालय ए और विद्यालय बी में। और आप लोग इसकी व्याख्या भी देखते चलिए। हमारा अगला क्वेश्चन है तीसरा, सभी तीनों विद्यालयों में वर्ष 2019 में नामांकित बालिकाओं की औसत संख्या पूछी गई है। तो 2019 में जो तीनों संख्याएं हैं उनका औसत निकाल लेंगे। औसत निकालना नॉर्मली सभी को आता होगा, तीनों संख्याओं को जोड़ देंगे और बटे में 3 करके उसको सॉल्व कर लेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा, वर्ष 2017 में सभी तीनों विद्यालयों में नामांकित बालिकाओं की कुल संख्या वर्ष 2020 में विद्यालय सी में नामांकित बालिकाओं की कुल संख्या का कितना प्रतिशत है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 2017 के जो तीनों विद्यालय हैं उनको जोड़ लेंगे। 2017 में ए बी सी तीनों की बालिकाओं की जो संख्या है उसको ऐड करेंगे। ये देखिए 2017 में तो ये कितना आएगा, 200, 100, 300, 450, इनका टोटल कितना आएगा, 450। उसके बाद क्या पूछा गया हमें बालिकाओं की कुल संख्या 2020 में विद्यालय सी, 2020 में विद्यालय सी में कितनी है, 200। हमारा जो 2017 का निकल के आया है 450, और 2020 में सी का कितना पूछा गया है, 200। अब हम क्या बोल रहे हैं, बस हमको वही करना है। 2020 में विद्यालय सी में नामांकित बालिकाओं की कुल संख्या का प्रतिशत पूछा गया है। आप लोग देख सकते हैं कुल संख्याओं का सी से पूछा गया है, तो हमारा टोटल कितना आया था, 450 को ऊपर रखेंगे बटे के और 200 को नीचे रखेंगे, इनटू में 100 कर देंगे, हमारा परसेंटेज निकल आएगा। दोस्तों मुझे आशा है कि यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। मैं आगे की ओर बढ़ रही हूँ। दोस्तों पांचवा क्वेश्चन भी हमारा ऐसे ही है, सभी तीनों विद्यालयों में नामांकित बालिकाओं की कुल संख्या किस वर्ष में द्वितीयक सर्वाधिक रही है। तो ये हमारा सारणी से भी, जैसे कि मैंने बताया, कई क्वेश्चन हमारे जो सारणी को देख के या हमारे ऑप्शन से भी सॉल्व हो जाते हैं। तो अगर हम लोग थोड़ा सा कॉमन सेंस या इनकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लेते हैं तो हमारे क्वेश्चन इतने हार्ड नहीं आती है, DI इसमें ठीक ठाक आती है, जो नॉर्मली आप लोग थोड़ी बहुत प्रैक्टिस से भी कर सकते हैं। हम अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, अधिगमकर्ता और शिक्षक अतुल्यकालिक अंतर क्रिया के लिए निम्नलिखित में से किन उपकरणों या टूल्स को प्रयुक्त करते हैं। ए है वेब कॉन्फ्रेंसिंग, बी है ईमेल, सी है विकिज और सहयोगात्मक दस्तावेज, डी है चर्चा बोर्ड, ई है लाइव स्ट्रीमिंग। तो इसका सही ऑप्शन दोस्तों ए होगा, बी सी डी। अतुल्यकालिक अंतःक्रिया में अधिगमकर्ता और शिक्षक एक ही समय में मौजूद नहीं होते हैं और एक शिक्षक छात्रों को असाइनमेंट या एक कार्य सौंपता है, इसे जमा करने के लिए एक समय सीमा आवंटित करता है। छात्रों के प्रस्तुत करने के बाद शिक्षक कार्य की जांच करता है और प्रतिक्रिया प्रदान करता है। इसके लिए निम्न टूल्स उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है। और ईमेल इसका यूज़ प्रश्न पूछने, असाइनमेंट भेजने या प्राप्त करने, रिमाइंडर तथा आकलन करने के लिए किया जाता है। विकिज और सहयोगात्मक दस्तावेज, इसका उपयोग जानकारी को जुटाने के लिए किया जाता है।
और चर्चा बोर्ड क्या है? इसका उपयोग पाठ्यक्रम विषय वस्तु के बारे में सहयोग, वाद विवाद और चर्चा के लिए किया जाता है। और ब्लॉग क्या है? इसका उपयोग शिक्षकों द्वारा छात्रों के साथ अध्ययन सामग्री और नोट्स साझा करने के लिए किया जाता है। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, अधिगमकर्ताओं में उच्चतर क्रम के कौशल विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञानात्मक शिक्षुता की रणनीतियां हैं? तो दोस्तों ए दिया गया है मार्गदर्शन, सहयोग और समाजीकरण करना। बी है मॉडलिंग या प्रतिरूपण, कोचिंग और पाड़ या मचान लगाना। सी क्या है? आवर्धन, प्रतिधारण और व्याख्या करना। डी क्या है? प्रगटीकरण या आर्टिकुलेशन, प्रतिबिंबन और अन्वेषण करना। ई क्या है? स्मृतिकरण, पूर्वाभ्यास और पहचान करना। तो इसका सही ऑप्शन होगा सी, बी और डी। प्राचीन समय में शिक्षण और सीखने को शिक्षुता के माध्यम से पूरा किया जाता था। संज्ञानात्मक शिक्षुता निर्देश का एक मॉडल है जो सोच को दृश्यमान बनाने के लिए कार्य करता है और इसमें अधिगमकर्ताओं में उच्चतर क्रम के कौशल विकास के लिए निम्न रणनीतियां अपनाई जाती हैं। प्रतिरूपण, कोचिंग, मचान लगाना, स्पष्ट प्रगटीकरण, प्रतिबिंबन और अन्वेषण करना। हमारा अगला क्वेश्चन है, उस उद्दीपक को किस रूप में जाना जाता है जिसको वांछित व्यवहार के लिए किसी भी अनुकूलन की आवश्यकता नहीं होती है? तो ऑप्शन ए इसका सही होगा, गैर अनुकूलित उद्दीपक। गैर अनुकूलित उद्दीपक एक उत्तेजना है जिसे वांछित व्यवहार के लिए किसी भी अनुकूलन की आवश्यकता नहीं होती है और इसे प्राकृतिक उद्दीपक के रूप में जाना जाता है। जैसे लार के लिए खाद्य एक गैर अनुकूलित उद्दीपक है। अगला क्वेश्चन है, तकनीकी वैज्ञानिक निदर्श के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन से पाठ्य चर्चा विकास निदर्श आते हैं? ए है टाबा का निदर्श, बी है खुली कक्षा निदर्श, सी है विंस्टीन और फेंटिनी निदर्श, डी है हंकिन का विकास निदर्श और ई है गुडलैंड का निदर्श। इसका सही ऑप्शन होगा दोस्तों सी, ए डी ई। तकनीकी वैज्ञानिक मॉडल हमें पाठ्य चर्चा को विस्तृत परिदृश्य में समझने में मदद करता है। इसके लिए फलस्वरूप हम पाठ्य चर्चा को विभिन्न तत्वों वाली जटिल इकाई के रूप में देख सकते हैं। इसके विभिन्न तत्व परस्पर मिलकर एक स्वनिष्ठ उद्देश्य को पूरा करते हैं और यह उद्देश्य है व्यक्तियों की शिक्षा तकनीकी वैज्ञानिक उपागम पर आधारित निम्न मॉडल है। पहला है टेलर मॉडल, दूसरा है टाबा मॉडल, तीसरा है सेलर और अलेक्जेंडर मॉडल, चौथा है गुडलैंड मॉडल और पांचवा है हनकिंस का विकास मॉडल और छठवां है गिलर सेलर मॉडल। उसके बाद दोस्तों लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मिलान करना है। तो लिस्ट 1 में क्या है? स्वयं प्रभा चैनल संख्या और लिस्ट 2 में है चैनल का नाम। इसका सही ऑप्शन देखते हैं दोस्तों, इसका सी ऑप्शन सही है। 1 का चौथा, बी का पहला, सी का दूसरा और डी का तीसरा। आप लोग ऐसे भी देख सकते हैं और चाहें तो मैं आपको व्याख्या भी डायरेक्ट दिखा सकती हूँ। ए का चौथा यानी चैनल 1 का वागीस और बी का 1 चैनल 2 का संस्कृति और सी का 1 चैनल 3 का प्रबोध और चैनल 4 का शाश्वत। ये देखिए दोस्तों, चैनल 1 वागीस, चैनल 2 संस्कृति, चैनल 3 प्रबोध, चैनल 4 शाश्वत। अगला क्वेश्चन है हमारा, जब एक अनुसंधानकर्ता का चरों पर नियंत्रण नहीं हो तो वह केवल यह बता सकता है कि क्या हो चुका है अथवा क्या हो रहा है, ऐसा अनुसंधान कहलाता है। तो इसका सही ऑप्शन दोस्तों सी होगा, कार्योत्तर अनुसंधान। कार्योत्तर अनुसंधान। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका संबंध मुख्यतः कारणता से है? तो सी ऑप्शन इसका सही होगा, आंतरिक वैधता। आंतरिक वैधता का मुख्यतः संबंध कारणता से है। यह वह सीमा है जिससे आप आश्वस्त हो सकते हैं कि एक अध्ययन में स्थापित कारण और प्रभाव संबंध को अन्य कारकों द्वारा समझाया नहीं जा सकता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रतिचयन तकनीक जिसमें वर्गों में विभाजित किसी समष्टि से यादृच्छिक रूप से इकाइयों का प्रतिचयन किया जाता है कहलाती है।
तो इसका सही ऑप्शन दोस्तों बी होगा, स्तरीकृत यादृच्छिक प्रतिचयन। इसका बी ऑप्शन सही होगा। दोस्तों इसकी व्याख्या देख लीजिए। प्रतिचयन तकनीक जिसमें वर्गों में विभाजित किसी समष्टि से यादृच्छिक रूप से इकाइयों का प्रतिचयन किया जाता है, स्तरीकृत यादृच्छिक प्रतिचयन कहलाता है। बाकी की व्याख्या में आपको कुछ भी ऐसा लगे कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं तो वो आप लोग पढ़ते चल सकते हैं, क्योंकि मैं आप लोगों को अच्छे से पूरी व्याख्या भी दिखाती हूँ, पूरा क्वेश्चन भी दिखा देती हूँ। अगला क्वेश्चन है, इसमें स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला कथन है हमारा, डीब्रीफिंग में भागीदारों को अनुसंधान के उद्देश्य बताना शामिल है। और स्टेटमेंट 2 क्या है, भागीदारों की डीब्रीफिंग अध्ययन के आरंभ में होती है। तो इसमें कथन ए और 2 में से कौन सा सही है पूछा जा रहा है। तो कथन ए सही है और कथन दूसरा क्या है, गलत है। डीब्रीफिंग एक अध्ययन या जांच के विवरण के बाद भागीदारी पूरी होने के बाद एक संरचित प्रक्रिया है जो कि की गई कार्यवाहियों की समीक्षा करती है। दुनिया भर के शोधकर्ताओं का मानना है कि कई बार अनुसंधान की पहचान या उद्देश्य को बताना अपरिहार्य होता है और प्रयोग के बाद उद्देश्य का खुलासा किसी भी तरह के हुए नुकसान को ठीक कर देता है। निम्नलिखित मापन के पैमानों में से किसमें प्रेक्षण का श्रेणीकरण संभव नहीं है। तो इसका ए ऑप्शन सही होगा, नामिक मापन के पैमाने में प्रेक्षण का श्रेणीकरण संभव नहीं है। पैमाना एक उपकरण या वस्तु है जिसका उपयोग किसी घटना या अन्य वस्तु को मापने या परिभाषित करने के लिए किया जाता है। नामिक पैमाना मापन पैमाने का पहला स्तर है जिसमें संख्याएं वस्तुओं को वर्गीकृत करने या पहचानने के लिए टैग या लेबल के रूप में काम करती हैं। और नामिक मापन गैर संख्यात्मक चर या उन संख्याओं से संबंधित होता है जिसका कोई मूल्य नहीं होता है। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, माध्यस्थ संप्रेषण में आलोचनात्मक पठन की विशेषता है। तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन डी, संज्ञानात्मक। डी ऑप्शन, आलोचनात्मक पठन से अभिप्राय है किसी विषय वस्तु या पाठ्य वस्तु को उसके लक्ष्य, गुण दोषों एवं उपयुक्तता की विवेचना करते हुए पठन करना। इसकी विशेषता संज्ञानात्मक है। इसके अंतर्गत पाठ्य सामग्री के साक्ष्य की जांच करना, साक्ष्य पर प्रभाव डालने वाले तत्वों का ज्ञान करना और पाठ में मौजूद व्याख्या की जांच करना आदि शामिल है। हमारा अगला क्वेश्चन है, संप्रेषण की प्रतीकात्मक विधि है। तो इसका सी ऑप्शन सही होगा, सामाजिक सांस्कृतिक। संप्रेषण की प्रतीकात्मक विधि सामाजिक सांस्कृतिक संप्रेषण है। सांस्कृतिक संचार प्रतीकात्मक संसाधनों के उपयोग के माध्यम से और उनके विशेष समुदायों की गतिविधियों और प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए भाषा और अन्य संचार साधनों के उपयोग से संबंधित है। सामाजिक संचार व्यक्तियों को एक सामाजिक ढांचे के अंदर दूसरे के साथ संवाद करने या बातचीत करने की अनुमति देता है। सामाजिक संचार में सामाजिक संपर्क, सामाजिक अनुभूति, व्यवहारिकता और भाषा प्रसंस्करण शामिल है। हमारा अगला क्वेश्चन है, शैक्षिक व्यवस्था के साथ समाकलित संप्रेषण। तो ऑप्शन इसमें ए दिया गया है, शिक्षकों के लिए विदेश जाने के अवसरों में वृद्धि करेगा। बी है, शैक्षिक अधिकारों के प्रति जन जागरूकता में वृद्धि करेगा। सी है, नीति निर्माण की गुणवत्ता में सुधार करेगा। डी है, शैक्षिक सेवा प्रदान करने में सुधार करेगा। और ई दोस्तों, शिक्षकों को बेहतर परिलब्धियों का अभिगम प्रदान करेगा। तो इसमें बी ऑप्शन सही होगा, बी सी डी। शैक्षिक व्यवस्था के समाकलित संप्रेषण निम्न है। बी क्या दिया गया है, शैक्षिक अधिकारों के प्रति जन जागरूकता में वृद्धि करेगा। सी है, नीति निर्माण की गुणवत्ता में सुधार करेगा। और डी है, शैक्षिक सेवा प्रदान करने में सुधार करेगा। दोस्तों अगले क्वेश्चन में स्टेटमेंट या कथन दिए गए हैं, तो और इसमें कौन सा कथन सही है हमें ये बताना है। तो पहला कथन है, इंटरनेट साइबर स्पेस के प्रौद्योगिक विज्ञान जगत के अस्तित्व को प्रतिबिंबित करता है। और कथन दूसरा है, साइबर स्पेस ने ईमेल, www सदृश और अनेकों अन्य उपमीडिया के आगमन को अनिवार्य बना दिया है। तो दोस्तों इसका जो कथन पहला है और कथन दूसरा दोनों ही सत्य हैं। तो देखते हैं दोस्तों, इसका ए ऑप्शन सही है, कथन 1 और 2 दोनों सत्य हैं।
और जो हम लोगों ने कथन में पढ़ा है वही इसकी व्याख्या में है, इसलिए मैं व्याख्या नहीं पढ़ती हूँ। जो मुझे बहुत ज़रूरी लगती हैं कि आपके क्वेश्चन में कवर नहीं हुई है वो व्याख्या मैं ज़रूर पढ़ती हूँ। उसके बाद हमारा क्वेश्चन है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मिलान करना है। तो लिस्ट 1 में संप्रेषण प्रभाव है और लिस्ट 2 में क्या है, विशेषता है। दोस्तों हमारा इसमें डी ऑप्शन सही होगा। और मैं आपको इस जो सूची वाले होते हैं, सूची 1 और 2 वाले क्वेश्चन होते हैं, वो मैं व्याख्या इसलिए दिखाती हूँ ताकि आप लोग आमने सामने सही मिलान देख के कंफ्यूज ना हो, क्योंकि वो स्क्रीन मेरी छोटी पड़ जाती है और मैं अगर उसमें सही मिलान करवाऊंगी तो कई बार आप लोग कंफ्यूज भी हो सकते हैं। ए है यंत्रीय प्रभाव। यंत्रीय प्रभाव की विशेषता क्या है इसमें, ये एक तरफ है संप्रेषण प्रभाव, दूसरी तरफ है विशेषता। तो यंत्रीय प्रभाव व्यवहारिक समस्या से निपटने का सामर्थ्य, और बी है प्रतिष्ठा प्रभाव आत्म अनुमोदन में वृद्धि, सौंदर्य शास्त्रीय प्रभाव कला एवं साहित्य के निर्देशों से अनुभव, और विलंबन प्रभाव सुखद विकर्षण। दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा ये भी मैथ का है, परसेंटेज से है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं और क्वेश्चन क्या कहने की कोशिश कर रहा है। जो जो क्वेश्चन में बोलते जाएं एक एक लाइन हमें फॉलो करते जाना, हमारा क्वेश्चन का आंसर अपने आप निकल के आ जाएगा। जैसे कि मैं हर क्वेश्चन में यही बोलती हूँ कि आपको मैथ में बस एक एक लाइन जो बोल रहा है उसको अच्छे से रिलैक्स होकर पढ़ना है और उसको फॉलो करना है। जो क्वेश्चन बोल रहा है आपका आंसर अपने आप आ जाएगा। जैसे किसी फल विक्रेता के पास 3 दिन तक बेचे जा सकने के लिए फल भंडार उपलब्ध है, ठीक है, वो 3 दिन तक बेच सकता है, इतने फल भंडार उसके पास है। उपलब्ध फलों का जो 50% है वह प्रतिदिन बेच देता है और बाकी बचे फलों का 10% फल प्रत्येक रात में बर्बाद हो जाते हैं। यदि 3 दिनों में बेकार हो जाने वाले फलों की कुल संख्या इसमें 1983 है, तब ज्ञात कीजिए फल विक्रेता के पास शुरुआत में कितने फल थे। दोस्तों इसका आंसर बताने से पहले मैं आपको इसका जो सॉल्यूशन दिया गया है वो दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये इसका सॉल्यूशन दिया गया है। अभी इसका आंसर आया नहीं है, ये देखिए ये दूसरे पेज का सॉल्यूशन है। तो अगर आप लोग तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको ये इस सॉल्यूशन से क्वेश्चन कभी सॉल्व नहीं करना है। तो ये जो व्याख्या है ये हमारे लिए बेकार है। अब आपको कैसे क्वेश्चन करना है ये मैं आपको बता रही हूँ। आप 2 तरीके से क्वेश्चन कर सकते हैं। पहला तरीका क्या है कि आप जो भी फलों की संख्या है उसको कुछ भी मान लीजिए। हमने जैसे 100 मान लिया, 200 मान लिया और उससे क्वेश्चन सॉल्व करिए। और दूसरा जो दूसरा तरीका है वो जैसे कि मैं बोलती हूँ हमारे पास 4 ऑप्शन है, हमें जैसा अंदाज़ा लगता है हम किसी भी ऑप्शन से आंसर निकाल सकते हैं। बट ये है कि अगर आपको सोल्यूशन ज़्यादा बड़ा लग रहा है तो आप ऑप्शन से भी निकाल सकते हैं, वरना आप सीधे 100 से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक ही मेथड को 3 बार लगाना है और हमारा आंसर आ जाएगा। जैसे कि मान लिया हमारे पास अभी क्वेश्चन है, मैं आपको सिर्फ समझाने के पर्पज़ से ऐसे बता रही हूँ। अभी हमारे पास आंसर है, मान लिया हमारा 24,000 आंसर है, ठीक है, हमने सीधे सीधे 24,000 उठा लिया। अगर हम ऑप्शन से करते हैं, चूंकि अभी हमें आंसर पता है इसलिए हम आंसर से कर रहे हैं, लेकिन अगर हमें आंसर नहीं पता होगा तब भी हम इस क्वेश्चन को ऐसे ही करेंगे, ये मैं भी बताऊंगी। पहले आप लोग क्वेश्चन को समझिए। मान लिया हमारे पास 24,000 है, इसमें सीधे सीधे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि 3 दिन तक बेचे जा सकने वाले फल भंडार है, ठीक है, इस इतने फल को हमें 3 दिन बेचना है। पहली चीज़ हमें ये समझ में आई पहली लाइन से। दूसरी चीज़ है उपलब्ध फलों का 50% वह प्रतिदिन बेच देता है। हमारे पास 24,000 टोटल फल हैं, इसका आधा कितना हो जाएगा, हमें कोई मेथड यूज ही नहीं करना, ये तो कॉमन सेंस से हो रहा है। 50% 12,000 फल हो गए हमारे, 12,000 फल हमने बेच दिए। बाकी बचे, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, बाकी बचे मतलब जो हमारे पास शेष फल बचे हैं, 12,000 फल शेष बचे हैं, 12,000 हमने बेच दिए, तो बाकी बच्चों का 10% प्रत्येक रात में बर्बाद हो जाता है। तो 12,000 का 10% निकालने की ज़रूरत ही नहीं, 12,000 का 10% हमारा 1,200 आ जाएगा। 12,000 में 1,200 घटा देंगे, हमारे पास कितना शेष फल बचा, 10,800। सेम प्रक्रिया 2 बार दोहरानी हमें उसी चीज़ के साथ जो हमने एक बार की है।
और इसको आप लोग 3 बार करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। अब अगर आपको आंसर नहीं पता है तब आपको कैसे करना है, तब आपको 24,000 नहीं मानना है, तब आपको 100 मान के क्वेश्चन करना है। समझ में आया दोस्तों? और ये कैसे करेंगे, जैसे कि हमारे पास लास्ट में जो कुल संख्या फलों की बेकार हो जाने वाली फलों की संख्या है वो दी गई है, तो हम 100 मान के मतलब 50% उसका बेकार हो गया, हमारे पास 50 बचे, उसका 50 का 10% बेकार हो गया, तो हमारे पास टोटल 45 बचे। 50 का 10% 5 होगा, हमारे पास 45 बच गया। सेम 2 बार प्रक्रिया हम इसके साथ भी करेंगे। या आप लोग जरूरी नहीं है 100 मानिए, आप लोग ऐसी संख्या मान सकते हैं जिसको डिवाइड करने में आपके लिए आसानी रहे, आपका आंसर आ जाएगा। बस लास्ट में जो बेकार होने वाले फल हैं उनके बराबर में 1983 को रख देंगे, आपकी संख्या आ जाएगी। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। बस दोस्तों इस मेथड से तो कभी क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है, किसी मूलधन राशि पर 5% प्रतिवर्ष की दर से 2 वर्षों की अवधि में साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज के मध्य अंतर 11.25 है, 11.25 है। मूलधन राशि ज्ञात करनी है। तो इसमें दोस्तों एक सिंपल सा मेथड होता है, बाकी आप लोग क्वेश्चन देख सकते हैं। इसमें हमें साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दिया गया है, दर दी गई है, समय दिया गया है। दोस्तों इस क्वेश्चन में कुछ नहीं, इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला आता है, जितना कि आप लोग इसे व्याख्या में देख रहे हैं इतना सॉल्व नहीं करना है। इसमें बस इतना करना है कि जो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दिया गया है, इसका एक फॉर्मूला आता है। अगर आप लोग उसको पूरा सॉल्व करेंगे तो वो क्वेश्चन बहुत बड़ा हो जाएगा। तो मैं सिंपल फॉर्मूला बताती हूँ। जो अंतर होता है उसको लिख के जितने वर्षों का पूछा गया है हमेशा याद रखना। जैसे 2 वर्षों के बीच का ब्याज के अंतर पूछा गया है, तो जो अंतर है पहले उसको लिखेंगे मल्टीप्लाई में 100 का स्क्वायर, क्योंकि ये 2 वर्षों का है इसलिए 100 का स्क्वायर बटे जो उसकी दर दी गई है उसका स्क्वायर कर देंगे। हमारी दर कितनी है 5%, तो हम लोग 5 का स्क्वायर मतलब 25 हो जाएगा हमारा। बस हम लोगों को कुछ नहीं करना, जो अंतर दिया गया है 11.25 इंटू 100 स्क्वायर कर लेंगे अपॉन में 25 5 स्क्वायर करेंगे तो उसका हो जाएगा 25। इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। इतना सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है हमें। हमारा अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आप लोग छोटे मोटे क्वेश्चन जो हैं वो आप लोग देखते चलिए, सॉल्व करते चलिए, ये एक्सप्लेन करने लायक नहीं है। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी निश्चित कूट भाषा में TOUR को 4 1 5 6 के रूप में लिखा जाता है। सेम ऐसे ही स्क्रू को 7 3 6 9 8 के रूप में लिखा जाता है। तो TEAR को 4 9 2 6 के रूप में लिखा जाता है। तो स्वेटर शब्द को उसी कूट भाषा में कैसे लिखा जाएगा। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि जितने भी स्वेटर में अल्फ़ाबेट आ रहे हैं वो सारे अल्फ़ाबेट कहीं ना कहीं यूज़ हो चुके हैं और उनकी नंबरिंग भी दी गई है। ज़्यादातर ऐसे क्वेश्चन ऐसे ही हो जाते हैं, जितने भी अल्फ़ाबेट के सामने जो भी नंबर्स दिए गए हैं हम लोग उसी नंबर को उठा के रख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, ये रीजनिंग के क्वेश्चन है दोस्तों, और मैंने पहले भी बताया था ये लॉजिकल क्वेश्चन होते हैं, लॉजिकल रीजनिंग है जिसमें आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत भी होती है। ये आप लोग सिर्फ एक बार में देख के क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करते रहनी चाहिए। ये सीरीज़ वाले क्वेश्चन हैं, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं 5 7 11। जब भी आप लोग इनको सॉल्व करोगे तो आपको क्या इसमें अंतर है और कैसे कैसे संख्या आगे बढ़ रही है आपको अंतर आ जाएगा। जैसे एक दूसरे से कंपेयर करते जाएंगे तो सब में 2 प्लस फिर 4 प्लस, ये कहीं ना कहीं स्क्वायर बनता जा रहा है 2 का। 2 प्लस फिर 4 प्लस फिर 8 प्लस फिर 16 प्लस फिर 32 प्लस फिर 64 प्लस, ऐसे ही हमारे आगे का नंबर आ जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युक्ति में कौन सा तर्क दोष है। समाज के रूप में हमारा दायित्व है कि हम ज़रूरतमंद लोगों की सहायता करें, क्योंकि जिन लोगों के पास पर्याप्त संसाधन नहीं होता है उनका सामुदायिक संसाधनों पर अधिकार होता है।
दोस्तों इसका सही ऑप्शन ए है। समाज के रूप में हमारा दायित्व है कि हम ज़रूरतमंद लोगों की सहायता करें, क्योंकि जिन लोगों के पास पर्याप्त संसाधन नहीं होता है उनका सामुदायिक संसाधन पर अधिकार होता है। और इस युक्ति में आत्माश्रय तर्क दोष है। अगला क्वेश्चन हमारा लिस्ट 1 में है संप्रेषण प्रभाव और 2 में है विशेषता। तो इसका सही ऑप्शन सी है। जैसे ए में कोई भी मछली स्तनपायी नहीं होती है, तो इसकी विशेषता क्या है, कोई भी स्तनपायी मछलियाँ नहीं होते हैं। और बी क्या है, सभी मछलियाँ स्तनपायी होती हैं, तो कोई भी मछली गैर स्तनपायी नहीं होती है। सी है कुछ मछलियाँ स्तनपायी होती हैं, तो इसकी विशेषता है कुछ स्तनपायी मछलियाँ होती हैं। और डी है कुछ स्तनपायी मछलियाँ नहीं होती हैं, तो कुछ स्तनपायी गैर मछलियाँ होती हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है यदि कथन कुछ पशु पक्षी होते हैं गलत रूप से दिया गया है तो निम्नलिखित में से कौन से कथन तात्कालिक रूप से सत्य अनुमानित किया जा सकता है। तो दोस्तों देख सकते हैं, ए दिया गया है सभी पशु पक्षी होते हैं, बी है कोई भी पशु पक्षी नहीं होते हैं, सी है कुछ पशु पक्षी नहीं होते हैं, डी है सभी पशु पक्षी होते हैं, सभी पक्षी पशु होते हैं। तो इसका सही ऑप्शन डी होगा, बी और सी। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से कथन इस प्रकार संबंधित हैं कि वे दोनों सत्य नहीं हो सकते हैं यद्यपि वे दोनों गलत हो सकते हैं। तो ए दिया गया सभी वृक्षों में जड़ें होती हैं, बी है किसी भी वृक्ष में जड़ नहीं होती है, सी है कुछ वृक्षों में जड़ें होती हैं, डी कुछ वृक्षों में जड़ें नहीं होती हैं। तो इसका सही ऑप्शन होगा ए और बी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन हमारा भारतीय शास्त्रीय न्याय मत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा बाधित तर्क दोष का उदाहरण है। दोस्तों इसका डी ऑप्शन सही होगा। भारतीय शास्त्रीय न्याय मत के अनुसार अग्नि शीतल है क्योंकि यह एक तत्व होती है और बाधित तर्क दोष का उदाहरण है। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित MS एक्सेल सीट पर विचार कीजिए। इसमें डे दिए गए हैं, वेदर दिए गए हैं, टेम्परेचर और प्लेट टेनिस और गो रनिंग। इसमें पहले दिया गया है मानाकी सूत्र, ये हम सूत्र है, फिर में प्रविष्ट किया जाता है और फिर सेल को कॉपी किया जाता है तथा इसे D3:D6 में पेस्ट किया जाता है और कॉलम डी इन दोनों यस दर्ज करेगा। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए केवल सोमवार और शुक्रवार। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन डाटा संपीड़न को सर्वोत्तम ढंग से वर्णित करता है। तो इसका ऑप्शन ए देख लीजिए। फिर सुरक्षित की गई फाइल के फाइल साइज के परिकलन की प्रक्रिया। ऑप्शन बी है एक से अधिक भाषा में वर्णों को कूटबद्ध करने की प्रक्रिया। दोस्तों इसका सी ऑप्शन सही होगा। मूल डाटा की अपेक्षा कम बिट के प्रयोग द्वारा सूचना को कूटबद्ध करने की प्रक्रिया। हमारा अगला क्वेश्चन है कथन पहला है ट्विटर वेब 2.0 एप्लीकेशन का एक उदाहरण है और स्टेटमेंट 2 क्या है, वेब 2.0 स्थैतिक टेक्स्ट आधारित सूचना वेबसाइटों से संबंधित है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। पहला कथन सत्य है लेकिन दूसरा कथन असत्य है। ट्विटर वेब 2.0 एप्लीकेशन का एक उदाहरण है। वेब 2.0 ऐसी वेबसाइटें और एप्लीकेशन है जो अंतिम उपयोगकर्ताओं के लिए उपयोगकर्ता जनित सामग्री का उपयोग करती हैं और वेब 2.0 इंटरनेट के नए युग को दर्शाता है जो सोशल नेटवर्किंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, उच्च भागीदारी स्तर और इंटरनेट के नए युग को दर्शाता है। इंटरनेट उपयोगिताओं के बीच सूचना साझा करने पर अधिक जोर देता है। वेब 2.0 इंटरनेट की वर्तमान स्थिति का वर्णन करता है जिसमें इसके पहले अवतार वेब 1.0 की तुलना में अधिक उपयोगकर्ता जनित सामग्री और अंतिम उपयोगकर्ताओं के लिए अधिक उपयोगिता है। यह फेसबुक, ट्विटर, टिकटॉक और विकिपीडिया जैसे अनुप्रयोगों की अनुमति नहीं है, अतः कथन पहला सत्य और दूसरा असत्य। दोस्तों अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्था समकालिक संप्रेषण का प्रयोग करती है। ए है स्काइप वीडियो कॉल, बी है फेसबुक चैट, सी है ईमेल, डी है स्नैपचैट का संदेशन, ई है टेलीफोन कॉल। तो इसका सही ऑप्शन बी होगा, ए बी डी ई।
संचार का अर्थ है सूचनाओं का संचार या व्यक्ति आबादी को संदेश भेजना। संचार के समय और स्थान के स्थान आधार पर इसे समकालिक संप्रेषण या अतुल्यकालिक संप्रेषण कहा जाता है। समकालिक संप्रेषण में प्रेषक और प्राप्तकर्ता एक ही समय में संचार में भाग लेते हैं। स्काइप वीडियो कॉल, फेसबुक चैट, स्नैपचैट पर संदेशन और टेलीफोन कॉल इसके उदाहरण हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, लिस्ट 1 में भंडारण युक्ति है, लिस्ट 2 में विवरण है। दोस्तों इसका बी ऑप्शन सही होगा। चलिए हम लोग सीधे सीधे व्याख्या देखते हैं इसकी। सॉलिड स्टेट ड्राइव, इसका कोई घटक संचलनशील नहीं होता है और इसलिए यह बहुत सख्त एवं विश्वसनीय प्रौद्योगिकी है। बी है रोम, इसकी प्रकृति स्थायी होती है जो फर्मवेयर को भंडारित करता है। सी है डीवीडी रैम, वह ऑप्टिकल मीडिया जो एक साथ पठन लेखन कार्य को करने के लिए संकेंद्रित ट्रैकों का प्रयोग करता है। और डी रैम, इसकी प्रकृति अस्थायी होती है और यह प्रोग्राम और डाटा को वर्तमान प्रयोग के लिए संचित करता है। अगला क्वेश्चन हमारा, पानी का क्लोरीनीकरण किस लिए किया जाता है? तो इसका ए ऑप्शन सही होगा, सूक्ष्म जीवाणुओं या माइक्रोब को दूर करने के लिए। क्लोरीनीकरण जल रोधन की कई विधियों में से एक है जिसका उपयोग पानी को कीटाणु रहित करने के लिए किया जा सकता है। यह एक रासायनिक कीटाणु शोधन विधि है जो विभिन्न प्रकार के क्लोरीन या क्लोरीन युक्त पदार्थों का उपयोग करती है। क्लोरीन एक सूक्ष्म जीव को उसकी कोशिका झिल्ली को नुकसान पहुंचाकर निष्क्रिय कर देता है। अगला क्वेश्चन है, ओजोन परत की औसत मोटाई कितनी है? औसत मोटाई कितनी है? 1 सेंटीमीटर से भी कम। इसका बी ऑप्शन सही होगा। ओजोन पृथ्वी की सतह से 10 से 40 किलोमीटर के बीच वायुमंडल में उच्च स्तर पर रहती है। इस क्षेत्र को समताप मंडल कहा जाता है। वायुमंडल में पाई जाने वाली समग्र ओजोन का लगभग 90% हिस्सा यहाँ पाया जाता है। ओजोन परत की औसत मोटाई 3 mm या 0.3 सेंटीमीटर अर्थात 1 सेंटीमीटर से कम होती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, इसमें कथन पहला और दूसरा दिया गया है। पहला कथन है, आयन विनिमय तृतीयक अपशिष्ट जल शोधन प्रक्रिया का उदाहरण है। और स्टेटमेंट 2 दिया गया है, आयन विनिमय का प्रयोग अपशिष्ट निलंबित ठोस के अपनयन के लिए किया जाता है। और इसका सही ऑप्शन है सी। पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा स्टेटमेंट गलत है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कथन पहला है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल समझौता वर्ष 1987 में हुआ था और 1990 में अस्तित्व में आया था। और कथन दूसरा है, क्योटो प्रोटोकॉल समझौता वर्ष 1997 में हुआ था और वर्ष 2005 में अस्तित्व में आया था। दोस्तों इसका जो पहला कथन है वो तो गलत है, लेकिन कथन दूसरा इसका सत्य है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाले विभिन्न पदार्थों के उत्पादन तथा उपभोग पर नियंत्रण के उद्देश्य के साथ विश्व के कई देशों ने 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए थे। यह 1 जनवरी 1989 से अस्तित्व में आया था। और क्योटो प्रोटोकॉल UNFCCC से जुड़ा एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जो अंतर्राष्ट्रीय रूप से बाध्यकारी उत्सर्जन कटौती और लक्ष्यों के प्रति पक्षकारों को प्रतिबद्ध करता है। यह प्रोटोकॉल जापान के क्योटो में वर्ष 1997 में अपनाया गया तथा वर्ष 2005 में प्रभाव में आया। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कथन पहला है, कार्बन टेट्राक्लोराइड कीटनाशकों और भारी धातुओं जैसे प्रदूषक यकृत को क्षति पहुंचाते हैं। और कथन दूसरा है, यकृत को क्षति पहुंचाने वाले विषैले रसायनों को रक्त विषकारी कहा जाता है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन सी है। पहला कथन सत्य है, दूसरा कथन असत्य है। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, गुणवत्तापरक उच्च शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए मूल्यों और नैतिकता के निम्नलिखित में से किन मुख्य आयों पर आवश्यक रूप से फोकस करना चाहिए? ए है उत्तरदायित्व, बी सहभागिता, सी सत्यनिष्ठा, डी सक्षमता, ई पारदर्शिता। तो इसका डी ऑप्शन सही होगा, ए बी सी डी ई। गुणवत्तापरक उच्च शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए मूल्यों और नैतिकता के लिए मुख्य आयामों पर आवश्यक रूप से फोकस करना चाहिए जो निम्न है, उत्तरदायित्व, सहभागिता, सत्यनिष्ठा, सक्षमता, पारदर्शिता।
अगला क्वेश्चन है हमारा, शिक्षा के उद्देश्य वाली प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ गठित की गई थी? तो इसका सी ऑप्शन सही होगा। 483 ईसा पूर्व में सतपड़ी में प्रथम बौद्ध परिषद 483 ईसा पूर्व में महात्मा बुद्ध की मृत्यु के पश्चात राजगृह सतपर्णी गुफा में बुलाई गई थी और इसकी अध्यक्षता आचार्य महाकश्यप ने की थी। इस महासभा में बुद्ध की शिक्षाओं को विनय पिटक और सुत्त पिटक में विभाजित किया गया था और विनय पिटक की रचना उपाली के नेतृत्व में और सुत्त पिटक की रचना आनंद के नेतृत्व में की गई थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। ये हमारा कथन वाला क्वेश्चन है। पहला कथन है, राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद को वर्ष 1993 में संसद के अधिनियम द्वारा सांविधिक निकाय बनाया गया था। और दूसरा स्टेटमेंट है, वर्ष 1948 में स्थापित विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो सही होगा। पहला और दूसरा दोनों कथन सत्य हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1902 में भारत में वर्ष 1902 में निम्नलिखित में से कौन से इंजीनियरिंग कॉलेज थे? 1902 में रुड़की, सीबापुर, पूना, मद्रास। तो दोस्तों बी ऑप्शन सही है। इसमें चारों कॉलेज थे। इनका सन देख लेते हैं हम लोग। जो मद्रास का कॉलेज है इंजीनियरिंग कॉलेज गिंडी, ये 1794 में स्थापित हुआ था। उसके बाद रुड़की उत्तराखंड का जो थॉमसन कॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग है, ये 1847 में। और पुणे महाराष्ट्र का कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे, ये 1854 में। और सीबापुर पश्चिम बंगाल का बंगाल इंजीनियरिंग कॉलेज 1856 में। दोस्तों इसमें लिस्ट 1 को 2 से सम्मिलित करना है। इसका सही ऑप्शन सी होगा दोस्तों। अब इसकी व्याख्या में देख लेते हैं। शास्त्र का अधिगमित विषय, वार्ता, कृषि, व्यापार, वाणिज्य और पशुपालन। सी काव्य, कल्पनाशील और सृजनात्मक साहित्य। डी अनिर्विकसिकी तर्क। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़िए और दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। इससे हमारे 5 क्वेश्चन आते हैं और इस गद्यांश को अगर हम लोग अच्छे से पढ़ के पांचों क्वेश्चन के आंसर चाहेंगे तो अच्छे से निकल आएंगे। इसके लिए हमें थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो दोस्तों ये व्याख्या आप लोग देख लें और इसके बाद मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के उसके आंसर बता दूंगी। लेकिन ऐसे क्वेश्चन जो गद्यांश हैं, ये गद्यांश कभी भी रिपीट नहीं होते हैं। तो इसके जो क्वेश्चन आंसर ये आपके लिए उतने यूज़फुल नहीं हो सकते, लेकिन हाँ इससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो सकती है दोस्तों। इससे आपकी प्रैक्टिस हो सकती है अच्छी और आपको ये समझ में आ सकता है कैसे गद्यांश से किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसलिए मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन आंसर बता दूंगी और गद्यांश आपको पढ़ना है अच्छे से और खुद से अगर सॉल्व करने हैं ये क्वेश्चन तो आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि मैं आपको पूरे क्वेश्चन भी दिखा देती हूँ और आपको गद्यांश भी पूरा दिखा देती हूँ। जैसे इसमें पहले अभिकथन दिया गया और कारण दिया गया है और ये 5 क्वेश्चन इसी गद्यांश से पूछे जाते हैं। अभिकथन ए है, धारवाड़ जिले में ग्रामीण और जिला अधिकारी कन्नड़ थे और कारण है उपनिवेश पूर्व काल में धारवाड़ जिले में पेशवा का शासन था। तो इसका सही ऑप्शन डी होगा। ए सही नहीं है लेकिन आर सही है। अगला क्वेश्चन है, किसान द्वारा दिया गया साक्ष्य किस भाषा में रिकॉर्ड किया गया था? तो सी ऑप्शन मराठी भाषा में। कन्नड़ किसान को फांसी इसलिए दी गई क्योंकि हत्या के आरोपी किसान ने अपने साक्ष्य कन्नड़ भाषा में रखे थे और इसे स्थानीय अधिकारी द्वारा मराठी में रिकॉर्ड किया गया था तथा न्यायालय की कार्यवाही हिंदुस्तानी में कराई गई। अगला क्वेश्चन हमारा कथन पहला है, करनाय भारत में ब्रिटिश विस्तार के पक्ष में थे। दूसरा कथन है, करनाय श्वेत लोगों की श्रेष्ठता में विश्वास करते थे। तो हमारा इसका सही ऑप्शन ए है। अगला क्वेश्चन हमारा, वह किसान जिसे फांसी दे दी गई निम्नलिखित में से किस भाषा में बातचीत कर सकता था? इससे पहले भी हम लोग देख चुके हैं, कन्नड़ भाषा में। ये क्वेश्चन बहुत हार्ड नहीं पूछे जाते हैं दोस्तों। तो ये जो 5 क्वेश्चन है ये आपके डन है। डीआई के क्वेश्चन डन है, जो रीजनिंग के क्वेश्चन है ये डन है और बेसिक क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं। तो कुछ क्वेश्चन हैं जो बार बार रिपीट हुए हैं, तो वो उन टॉपिक्स पे आप लोगों को बहुत अच्छे से ध्यान देना है। और दोस्तों इसके बाद मैं जुलाई से लेके
पूरे अक्टूबर तक की जो घटना चक्र की वन लाइनर करंट अफेयर है वो कवर कराऊंगी, ताकि जो आने वाले हमारे एग्ज़ाम्स है यूपी पीसीएस प्रीलिम्स, आरओ एआरओ प्रीलिम्स और जितने भी हमारे वन लाइनर एग्ज़ाम्स हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, उनके लिए ये करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट और यूज़फुल रहेगी। तो आगे की जो एग्ज़ाम्स हैं उनकी अपडेट के लिए या उनके पीवाईक्यूज़ के लिए आप लोग इस चैनल से जुड़ सकते हैं, क्योंकि आप लोग जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दें, मैं आपको उसके पीवाईक्यू उपलब्ध करा दूंगी। धन्यवाद दोस्तों, और जिसके जिसके भी एग्ज़ाम है वो लोग अपना अच्छा 100% दें और रिज़ल्ट की चिंता छोड़ दें। ऑल द बेस्ट। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन रहा दोस्तों, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।